मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जीओसी चल रहा था बच्चों, और जीओसी के अंदर हम लोगों ने 8 लेक्चर पूरे कर लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है जिसको हम लोग रिएजेंट के नाम से, अभिकर्मक के नाम से बोल रहे हैं बच्चों। और ये बात बता दी है कि अभिकर्मक बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ रिएक्शन इसी से डील होनी है आपकी। उसमें एक रिएजेंट हमारा चल रहा था जिसको हम लोग डाइल्यूट H2SO4 बोलते हैं, और डाइल्यूट H2SO4 के बारे में मैंने बता दिया था आपको कि डाइल्यूट H2SO4 ये कहता है भैया कि जहाँ भी डाइल्यूट H2SO4 आएगा आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे, जलकाणु जोड़ेंगे। और जब वाटर ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको H और OH के फॉर्म में ऐड करते हैं। और ये बताया था OH नेगेटिव पार्ट है, और ये बता दिया था आपको नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन पर जोड़ना जिस पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सबसे कम संख्या में हाइड्रोजन, ये बता दिया था आपको। अच्छा, एक बात और है बच्चों कि मार्कोनिक ऐसा नहीं कहीं कोई सी भी योगात्मक अभिक्रिया हो, मार्कोनिक रूल्स जो है वो इसी तरीके से काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, ये अदर एग्जांपल है, नोट करके लिख सकते हैं आप उसी के अंदर डाइल्यूट H2SO4 में ही। ये मान लीजिए आपने यहाँ लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने कहा इसके अंदर आपको HCl जोड़ना है, या HCl छोड़ो आपको HI जोड़ना है, कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करोगे आप, पहले प्लस और माइनस लगा लीजिए और माइनस वाले पार्ट को वहाँ जोड़िए जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन ये है इस तरीके से, और यहाँ लिख दिया HI। Me मैंने बता दिया था आपको मिथाइल होता है, CH3 याद है आपको। HI जोड़ना है यहाँ पर, जब भी HI जोड़ना है तो H को, तो जब ये लीनियर स्ट्रक्चर होती है, इसको रेखीय संरचना बोलते हैं, जब लीनियर स्ट्रक्चर होती है या लाइन स्ट्रक्चर होती है तो उसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इसके अंदर ये ध्यान रखते हैं कि जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ एक बार कार्बन को इमेजिन कर लेते हैं। सपोज अभी हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि भाई एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, तो इस कार्बन की वैलेंसी होगी 1 2 3 4 पूरी वैलेंसी, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी है 1 2 3, 3 ही वैलेंसी हो रही है, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पर है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को आपको कहाँ जोड़ना है, जहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर एक भी नहीं है, आयोडीन यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। अगर रेखीय संरचना होती है तो हाइड्रोजन को जोड़ना है ही नहीं आपको, वो ऑटोमेटिकली इसमें वेल नॉन होता है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है लेकिन दिख नहीं रहा है, ये हाइड्रोजन भी जुड़ेगा और दिखेगा नहीं है आपको, तो यहाँ आयोडीन आपका यहाँ आ जाएगा, और कंपाउंड का आंसर आपका ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, डबल बॉन्ड को हटा देना है आपको, हट जाएगा डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत। इसी तरीके से मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, इसी टाइप का एक एग्जांपल और ले लिया मैंने ये, और हाइड्रोजन लेने के बाद में यहाँ पर मैंने कहा HI जोड़ना है आपको, ये प्लस माइनस हो गया, नेगेटिव पार्ट को कहाँ जोड़ना है, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पर है आपको, सर यहाँ तो है ही नहीं भाई, यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं ना, बस सर पहले तो आपने यहाँ जोड़ा भाई, ये तो मिथाइल थे, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, मतलब ये CH2 है, यहाँ एक CH है, तो हाइड्रोजन क्या जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो अब आंसर आपका ये हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये हो जाएगा आपका M। ये भी कह सकते हो आप मन में आ जाए कि सर यहाँ तो आपने कहा हाइड्रोजन शो ही नहीं करते, उसने शो कर रहे हैं क्वेश्चन में, आप शो नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गई। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले सकते हैं, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने, और यहाँ लिख दिया मैंने HI जोड़ना है आपको, कहाँ जोड़ोगे, आपने कहा, मैंने बताया था आपको जब भी कोई चीज़ जोड़ने की बात करें तो डबल बॉन्ड जहाँ भी वहाँ कार्बन इमेजिन कर लेते हैं, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, तो एक कार्बन यहाँ इमेजिन कर लिया, यहाँ कर लिया इमेजिन, इसकी वैलेंसी 1 2 3 4 पूरी है, इसकी 1 2 3, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन, तो लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन का है, यहाँ पर सबसे कम हाइड्रोजन एक भी नहीं है ना, तो हमारे पास में जो आंसर बनेगा वही आ जाएगा। पहली बात तो डबल बॉन्ड उड़ा देते हैं, ये Me और ये आपका आयोडीन। तो सिंपल सी बात है, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग और भी रिएक्शन चल सकते हैं। ध्यान रखना है जब भी डबल बॉन्ड और कुछ जोड़ना हो तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, और जहाँ पर हाइड्रोजन आपको नेगेटिव पार्ट आपको वहाँ जोड़ना है जहाँ सबसे कम संख्या में हाइड्रोजन होते हैं। जोड़ना आसान रहेगा, HI जोड़ दो पूरा, चाहो तो आयोडीन जोड़ दो, बात बराबर है। ठीक है, यह एक बात और ध्यान रखनी है, अगर मान लीजिए यहाँ पर HI की जगह हमारे पास में HBr होता सपोज, तो क्या होता है, ब्रोमीन ही आ जाता, क्योंकि प्लस और माइनस
ब्रोमीन यहाँ जाता तो ये Br यहाँ जाता। लेकिन अगर HBr के केस में एक स्पेशल बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर अगर मान लीजिए वो H2O2 लिख देता है या इसकी जगह परऑक्साइड लिख देता है, परऑक्साइड लिख देता है, हिंदी में भी लिख सकता है। अगर परऑक्साइड आ जाए तो फिर क्या होता है बच्चों, मामला रिवर्स करना है। केवल HBr के लिए बोल रहा हूँ। HBr ये कहता है कि फिर ब्रोमीन आपका वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो बोले सर यहाँ जोड़ देंगे ब्रोमीन? नहीं, जो द्विबंध से बंधित हो और हाइड्रोजन अधिक हो। तो द्विबंध से बंधित ये दोनों कार्बन है तो ब्रोमीन आ जाएगा यहाँ और हाइड्रोजन आ जाएगा। मतलब कंपाउंड परऑक्साइड की उपस्थिति में क्या बोल रहा हूँ, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो ये CH2 हो जाएगा और ये ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा CH2Br। इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। इसको बोलते हैं प्रति मार्कोनिकॉफ नियम, प्रति मार्कोनिकॉफ नियम। इसी को हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड प्रभाव, परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड प्रभाव। इसी को हम लोग बोलते हैं खरोश इफेक्ट, खरोश प्रभाव। तो यूँ ध्यान रखें बच्चों, केवल HBr के केस में यूँ कह सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड reaction follow anti-Markovnikov rules, and according to anti-Markovnikov rules the negative part means bromine always attach that carbon which contain maximum number of hydrogen and it should be double bonded or triple bonded। मतलब हम ध्यान रखें, प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार लिख लीजिए, ब्रोमीन को सदैव उस कार्बन पर जोड़ा जाता है जो द्विबंध से बंधित हो तथा जिसमें अधिक संख्या में हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ये कहलाता है आपका प्रति मार्कोनिकॉफ नियम, या इसको कहते हैं हम लोग परऑक्साइड प्रभाव, या इसको हम लोग बोलते हैं खरोश प्रभाव। समझ में आ गया बच्चों? ये एक ही बात है, केवल ब्रोमीन पे लगता है, ये बात ध्यान आपको रखनी है। ठीक है, रेयर केस में पूछ लेता है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारे पास में डाइल्यूट H2SO4 के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। अगला जो रिएजेंट है बच्चों हमारे पास में वो है, अगला रिएजेंट है कंसनट्रेटेड H2SO4। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे और बिल्कुल इसको कॉन्शियसली देखेंगे, नहीं आएगा तो पूछ भी लेंगे भाई। ठीक है बच्चों, यह आ गया आपका कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कंसनट्रेटेड H2SO4। खास बात है, जरूरी नहीं है कंसनट्रेटेड H2SO4 लिखे वो आपको लिख सकता है Al2O3 300 डिग्री सेल्सियस। एक ही बात होती है, ध्यान रखना, जरूरी नहीं वो ये लिखे, इसकी जगह लिख सकता है H3PO4 85%। एक ही बात होती है, या वो लिख सकता है आपको P2O5। सब एक ही बात है, सब एक ही फैमिली के मेंबर हैं। अगर इनमें से कुछ भी आ जाए तो वही काम होगा जो कंसनट्रेटेड H2SO4 करता है। तो क्या काम करता है साहब? अगर हम लोग इसकी बात करें, इसके कार्य की बात करें तो यह है, डाइल्यूट H2SO4 क्या काम करता था? क्या करता था? जल जोड़ता था। ये क्या करता है? उल्टा काम करता है। मतलब H2O मतलब HOH निकालता है, और जब कोई चीज़ निकलती है तो क्या हो जाता है? एलिमिनेशन हो गया क्या? तो यूँ कह सकते हैं इट इज़ नॉन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एक विलोपन अभिक्रिया दर्शाने वाला अभिकर्मक है। और विलोपन में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, और मैंने बताया था आपको कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात तो ये बता दी थी। खास बात यह है कि ये H2O रिमूव करेगा, और जब जब H2O निकलता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं निर्जलीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? निर्जली क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन हो गया। अच्छा, खास बात ये, जल के अणु निकल रहे हैं तो जल के अणु में भी आपको ध्यान रखना है H+ और OH- की फॉर्म में निकलना है। तो जैसे हमने पहले बताया था कि एक पर H जुड़ता और एक पर OH, तो इसी तरीके से जहाँ जिस कार्बन से OH निकलेगा उसके आजू बाजू कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है। ध्यान रखना,
पूरा H2O एक ही मॉलिक्यूल से नहीं निकलेगा। जिस कार्बन पर से OH निकालोगे उसके पास वाले कार्बन से आप H निकालोगे। और ये कुछ भी आ सकता है इसमें से। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको डाउट एकदम हो तो वो क्लियर हो जाए। इधर देख लीजिए बच्चों, यहाँ मैंने लिखा, यहाँ लिखा मैंने CH3CH2OH और यहाँ लिख दिया बच्चों मैंने कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो क्या करेंगे, वाटर रिमूव करेंगे। तो देखो OH इस कार्बन पे जुड़ रहा है क्या, OH इस कार्बन पे जुड़ रहा है। तो OH जब इस कार्बन से जाएगा तो हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा बच्चों, यहाँ से जाएगा। तो ये हो गया आपका H2O बाहर माइनस H2O और ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा CH3CHOH CH3 और यहाँ लिख दिया कंसनट्रेटेड H2SO4। क्या करना है, वाटर रिमूव करना है। OH इस कार्बन पे जुड़ रहा है क्या, तो हाइड्रोजन आप आजू बाजू से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो सर कहाँ से निकालूँ, तो जब ग्रुप दोनों एक जैसे होते हैं, व्हेन द ग्रुप्स आर सेम, तो आप कहीं से निकाल लो, चाहे इधर से सेम प्रोडक्ट बनता है। आपने असल में तो इधर से निकालना चाहते हो इधर से निकाल लीजिए, यहाँ से निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH2 आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3। ध्यान ये रखना है जिन दोनों के बीच में से H2 निकलता है तो उन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बढ़ जाते हैं। सिंगल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। ये ध्यान रखने वाली बात है आपको। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो जब भी हम लोग ये देखेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 आ रहा है तो क्या करेंगे बच्चों, वाटर को रिमूव कर देंगे। और रिएक्शन दिखा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए पहले इतना लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे करूँगा मिटाऊँगा मैं। चलिए यहाँ लिखा मैंने CH3 CH2 CHOH CH3 और यहाँ लिख दिया बच्चों मैंने कंसनट्रेटेड H2SO4। क्या करना है, जलकाणु निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे। तो देखो OH तो इस कार्बन पे जुड़ रहा है तो H तो ये देगा नहीं, ये वाला कार्बन इसके आजू बाजू वाले देते हैं। तो इसके आजू बाजू में दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, यहाँ तो सेम थे, दोनों CH3 थे। यहाँ एक CH2 और एक CH3 है, अलग अलग हैं। तो क्या करें फिर, कहाँ से लें। आपने कहा सर एक बार करो ऐसे यहाँ से लेके दिखाओ क्या होता है। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ बाय द वे तो मेरे पास में यहाँ बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ओके। और अगर मान लीजिए आपको कैसा यहाँ से नहीं, मैं चाहता हूँ इधर से ले लें, तो इधर से ले लेते हैं। तो ये वाला OH और ये वाला H, सपोज अगर ये H2O निकालें तो मेरे पास में यहाँ बन जाता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके बच्चों, तो यहाँ ये तो बना मेरे पास में 2 ब्यूटीन और ये बना मेरे पास में 1 ब्यूटीन। समझ में आ रहा है आपको। मतलब एक बार मैंने वो H इधर से लिया और एक बार H इधर से लिया, दो पॉसिबिलिटीज़ थी। अब आप गौर से देखेंगे जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो पता लगता है ये तो बना आपका 80%, ये बना 20%, ये यूँ कह सकते हैं ये बना 81, ये बनता 19, या यूँ कह सकते हैं ये बना मेजर प्रोडक्ट और ये बना माइनर प्रोडक्ट, ये कह सकते हैं ये बना मुख्य उत्पाद और ये बना अल्प उत्पाद। आओ सर आपको कैसे पता लगा, तो भैया इस बात का जवाब दिया एक बंदे ने जिसका नाम था सेट-जेफ नियम, सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ रूल क्या कहता है, वो कहता है इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन, इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन ही दो है, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, H2 रिमूव हो रहा है, एलिमिनेशन है। तो उसने कहा इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन if 2 products are possible then that product will be in major quantity which contain maximum number of methyl group। यदि किसी विलोपन अभिक्रिया में, लिख लीजिए सेट-जेफ का नियम, यदि किसी विलोपन अभिक्रिया में
दो उत्पाद बनने की संभावना हो तो वह उत्पाद मुख्य रूप से बनता है या वह उत्पाद अधिक मात्रा में बनता है जिसमें एल्किल समूह या CH3 समूह अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जिसमें एल्किल समूह या CH3 समूह अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अच्छा, खास बात है बच्चों, इसी को हम लोग बीटा विलोपन भी कहते हैं। बीटा विलोपन, बीटा एलिमिनेशन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं मैं बता देता हूँ आपको बच्चों कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वो कहलाता है अल्फा कार्बन, ठीक है। उसके पास वाला क्या कहलाता है बच्चों? बीटा। ये भी क्या हो गया आपका? बीटा। ये क्या हो गया बच्चों? आपका गामा। बात समझ आ गया आपको? क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, उसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। उसके पास वाला बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन, उसके पास वाला गामा हाइड्रोजन और गामा कार्बन। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ चूँकि H और OH जो रिमूव हो रहा है तो डबल बॉन्ड बीटा कार्बन से अटैच हो रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग बीटा एलिमिनेशन, बीटा विलोपन भी कहते हैं बिक्रिया का। समझ में आ गया? SHGF का रूल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये था CH3C डबल बॉन्ड O NH2, क्या कौन सा ग्रुप है ये बताओ? कौन सा ग्रुप है? पढ़ा चुका हूँ पहले, क्लासिफिकेशन बताया था। अमाइड ग्रुप है, CONH2 नजर आ रहा है। और उसने यहाँ लिख दिया था P2O5। क्या मतलब होता है P2O5 का? तो आप P2O5 को भी आप कंसंट्रेट H2SO4 की निगाह से ही देखेंगे। पहली बात तो ये हो गई। अब खास बात ये है बच्चों कि P2O5 लिखा था तो आपको बताया था कैसा डिहाइड्रेशन कराना है, रिमूवल ऑफ वाटर करना है। तो आपने वाटर रिमूव कर दिया, ये दो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये बन गया आपका CH3CN। बना कि नहीं बना? बन गया। क्वेश्चन क्या था वो सुनो बच्चों, क्वेश्चन टेक्निकल था। क्वेश्चन उसने पूछा था कि जब अमाइड की अभिक्रिया फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ कराते हैं तो बनने वाले उत्पाद में संकरण का परिवर्तन लिखिए। मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कन्वर्ट हो जा सकता है, ये आपको मेन टाइम बताना है या आपको डिनोट करना है। अच्छा बच्चों, एक बात हम लोग खास बात करें यहाँ पर, इस कार्बन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, ठीक है बच्चों। इस कार्बन के बीच के अंदर, ठीक है बच्चों, इस कार्बन नाइट्रोजन के बीच में अगर ये वाले बॉन्ड की बात करें तो ये सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो यहाँ यूँ कह सकता हूँ यहाँ डबल बॉन्ड। तो इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ तो मैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। कौन सा है बच्चों? sp2। और यहाँ साइनाइड के अंदर अगर हम बात करें तो आपको पता है साइनाइड ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड N होता है कि नहीं होता? और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp। तो ध्यान रखना कि जब हम लोग अमाइड का क्या कराते हैं, निर्जलीकरण कराते हैं, तो कार्बन पर sp2 संकरण जो होता है वो किस पे? sp संकरण में परिवर्तित हो जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। बात समझ में आ गया आपको? तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि क्वेश्चंस को जब जब डील करेंगे तो ये देख लेंगे कि भैया किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। अब वो कंसंट्रेट H2SO4 लिख के दे तो उस तरीके से डील करना है, अगर वो P2O5 लिख के दे या H3PO4 लिख के दे या आपको Al2O3 300 डिग्री सेल्सियस लिख के दे, एक ही बात होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो लगभग राजस्थान बोर्ड के अंदर 2012 में पूछा गया, उसको 2016 में पूछा गया, ठीक है, और एक बार और रिपीट हुआ है वो, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चा ज़्यादातर उसको गलत करके आया। सुनिए बता देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन क्या था, और बहुत ईजी क्वेश्चन था, केवल और केवल स्पेशल केस होने की वजह से गलत हुआ बच्चों का। जैसे उसने क्वेश्चन दिया था CH3CH2OH और यहाँ लिख दिया उसने कंसनट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर लिखा 443 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। ये आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन उसने क्या लिखा था? 413 केल्विन। क्या लिखा था? 413 केल्विन। स्पेशल कैसे ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। दोनों रिएक्शन है, ये वाली भी है और 443 केल्विन वाली भी, लेकिन ये तो आपको ध्यान नहीं रखना है क्योंकि ये कॉमन केस हो जाएगा। अभी बताता हूँ, पहले 413 केल्विन की ध्यान रखो। अब बंदे ने रिएक्शन कराई तो उसको पता था यार H2O है तो वाटर रिमूव करेगा, तो उसने H2 रिमूव करा और उसने बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि था गलत आंसर। और कंपटीशन एग्जाम में भी अगर आप देखोगे तो नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और JEE मेंस एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। खास बात ये थी कि जब टेम्परेचर 413 केल्विन हो, 413 केल्विन हो, तो निकालना तो आपको वाटर ही है, लेकिन ख़ास बात ये थी बच्चों
कि आपको इस कंडीशन में केवल एकलौता केस है कंसंट्रेट H2SO4 का ध्यान रखना है। आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जल इसके एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल काम में लेने थे कम टेम्परेचर पे, और यहाँ से ये H2O बाहर, और ये बन जाता है आपका CH3 CH2O CH2 CH3। क्या बन रहा है भैया? ईथर। तो कंसंट्रेट H2SO4 किसी भी टेम्परेचर पे काम करे, आपको लेना देना नहीं है, एल्कीन ही बनाना है, लेकिन 413 केल्विन या इससे कम टेम्परेचर हो देन यू हैव टू फॉर्म ईथर एट द प्लेस ऑफ एल्कीन। नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो प्राप्त होने वाला उत्पाद होगा, ऑप्शन ए भिड़ते ही दिया था उसने एल्कीन और बच्चों ने टिक कर दिया था, ऑप्शन बी दिया था ईथर, सी दिया था अल्कोहल, ठीक है, और डी दिया था नन ऑफ दीज। तो अगर हम लोग इसके अंदर बात करें बच्चों, सिंपल सी बात है, तो अगर टेम्परेचर 413 केल्विन टेम्परेचर होगा तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा बच्चों? क्या बनेगा? ईथर बनेगा। यहाँ एक मन में क्वेश्चन आता है सर, ये आपको कैसे पता कि ये मतलब दो मॉलिक्यूल कहाँ से आ गए? यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं था। तो देखो बच्चों, एक बात मैं बता दूँ आपको कि मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में मैंने कहा भैया इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, यहाँ तक भरा हुआ है, आप मुझे बता सकते हो इसके अंदर कितने जल के अणु हैं? 1 2 3 4, और सर पता नहीं सर, अनकाउंटेबल है, पता नहीं कितने हो सकते हैं, अनकाउंटेबल है। अब मुझे बता, अगर मान लो मैं इसमें एथेनॉल भर देता तो कितने अणु होते? बोले सर वो भी अनकाउंटेबल होते। तो खास बात ये बच्चों कि कोई भी कंपाउंड अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें काउंटेबल मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, बाद में अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वैसे हमको नहीं पता, अभी देख करके नहीं बता सकते कि कितने उसमें क्या मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड के। फिर कैसे ये H2 क्यों? जब टेम्परेचर कम होता है तो मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल पड़े हैं इसमें सपोज, तो 100 क्या करेंगे, हर 2 मॉलिक्यूल में से H2 निकलेगा जब इसको अपन लोग 413 पे हीट करेंगे, मतलब 100 की जगह 50 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और 50 ईथर बन जाएंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर 413 से बढ़ा दिया, 443 कर दिया आपने, तो पूरे 100 के 100 मॉलिक्यूल अलग अलग रिएक्शन करेंगे, अलग अलग वाटर रिमूव करेंगे और 100 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन बन जाएंगे। ये बात ध्यान रखने वाली है, इतना डिस्क्रिप्शन आता नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए बता दिया। एट प्रेजेंस ऑफ 413 केल्विन टेम्परेचर द ईथर आर फॉर्म्ड एट द प्लेस ऑफ एल्कीन। इट अ स्पेशल केस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। बात समझ आ गई आपको? तो बच्चों ये था आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसमें हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट नियम पढ़ा जिसको हम लोग बोलते हैं सेट-जेफ का नियम। क्या बोलते हैं बच्चों? सेट-जेफ का नियम। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट लिखेंगे दो रिएजेंट पूरे हो चुके हैं, डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेट H2SO4। तीसरा रिएजेंट है बच्चों हमारे पास में PCl3 PCl5 SOCl2 ऑब्लिक पायरिडीन, और इसके अलावा है ZnCl2, ये एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस मतलब निर्जल, और कंसंट्रेटेड HCl। ये ध्यान रखना। PCl3 जानते हो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, PCl5 जानते हो आप लोग क्या है भैया? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। SOCl2 को हम लोग बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। प्रीडीन का फॉर्मूला जानते हो C5H5N। स्ट्रक्चर जानते हो? ठीक है बच्चों। और एनहाइड्रस ZnCl2 ऑब्लिक HCl को, निर्जल ZnCl2 ऑब्लिक HCl को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? नाम बता सकते हो? इसी को बोलते हैं हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक। क्या बोलते हैं भैया? ल्यूकास अभिकर्मक। बात समझ में आ गई? बोलो। अब खास बात ये बच्चों, ये 4 रिएजेंट है, आपको पढ़ाया मैंने 3 नंबर से, लेकिन है ये 4 रिएजेंट अपने आप में, मतलब 4 टाइप की रिएक्शन है। एक साथ क्यों पढ़ा रहा हूँ? सबका एक ही काम है, ये सभी क्या करते हैं? OH के स्थान पर Cl लाते हैं। किसी के स्थान पर कोई चीज़ ला रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन।
अभिक्रिया। तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया कि इनमें से कोई भी आ जाए, जहाँ जहाँ OH आएगा उड़ा देना और क्या लगा देना, Cl लगा देना। एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लीजिए आपने लिया ROH और यहाँ रिएक्शन करा दिया आपने PCl3 से या PCl5 से या SOCl2 ओब्लिग pyridine से या एनहाइड्रस ZnCl2 ओब्लिक HCl से। क्या करोगे, OH को उड़ाओगे, क्या लगाओगे, Cl, सब में का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCl। अब ऊर्जी हो कैसे गया, अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन पूछें तो यूँ कह सकते हैं, इसको समझने के लिए आप अपनी कॉपी में साइड में एक बॉक्स बना लेंगे। पहली बात तो ये है कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जब ही रिएक्शन करता है जब एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल हो। तो यहाँ लिख दिया मैंने ROH 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 और रिएक्शन करा दी इसकी PCl3 के साथ में। किससे रिएक्शन करा दी, PCl3 के साथ में। तो देखो बच्चों PCl3 हो गया ये, तो देखो यहाँ हो गया आपका H3PO3। तो हमारे पास में से ये मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं H3 और P और O3। तो इसमें बाय प्रोडक्ट बनता है आपका H3PO3। बात समझ में आ गया। ये वाला Cl इसके साथ, ये Cl इसके साथ, ये Cl इसके साथ, क्या बन गया, RCl। कितना मॉलिक्यूल बनते हैं, 3 मॉलिक्यूल बनते हैं। इसकी बात कर रहा हूँ PCl5 की, तो एक ही बोले सर 5 करते हैं रिएक्शन, नहीं एक ही करता है। ये हो गया आपका PCl5, 2 3 4 5 PCl5 हो गया बच्चों। यहाँ से एक निकलता है इसके अंदर POCl3। कितना हो गया भैया, ये बन गया साथ में इसका POCl3। बाय प्रोडक्ट क्या बना, PO, ये Cl, ये Cl, क्या होगा Cl3। एक तो बनता है POCl3, ये वाला H ये वाले Cl के साथ जाता है, साथ में बनता है आपका HCl और ये जो Cl है वो RCl के साथ चल जाता है और बन जाता है आपका RCl। समझ में आ गया आपको। उसके बाद में अगर हम लोग इसकी बात करें थायोनिल क्लोराइड की, तो अगर एल्कोहल की रिएक्शन कराओगे आप लोग थायोनिल क्लोराइड के साथ में, ये आपका थायोनिल क्लोराइड हो गया SOCl2। तो यहाँ से ये O और ये SO, ये बन जाता है आपका SO2। एक तो बनता है इसमें SO2 बाहर निकलता है बच्चों, ये वाला H Cl के साथ मिलके HCl बना लेता है बच्चों, और ये वाला Cl बना के क्या बन जाता है आपका RCl बन जाता है। खास बात यह है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड और pyridine की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों, डार्जन अभिक्रिया, डार्जन प्रोसेस। इट इज़ नॉन ए डार्जन प्रोसेस। बोर्ड एग्जाम में नाम से भी पूछिए डार्जन प्रोसेस। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि क्या कारण है डार्जन अभिक्रिया के अंदर या थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया के अंदर प्रीडीन का प्रयोग किया जाता है। या यूँ कह सकते हैं द डार्जन प्रोसेस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। वाई कि एल्किल हैलाइड बनाने का डार्जन प्रोसेस एक अच्छा मेथड है। क्यों, उसका रीज़न ये है बच्चों, इसमें 2 गैस बनती हैं, 2 चीज़ बनती हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में SO2 और HCl। और ये जो SO2 होती है वो गैस की फॉर्म में ऊपर उड़ जाती है और HCl का अवशोषण कर रहा था pyridine। तो यूँ कह सकते हैं डार्जन अभिक्रिया में pyridine HCl का अवशोषण करता है। क्या करता है भैया, डार्जन अभिक्रिया में pyridine HCl क्या करता है बच्चों, अवशोषण करता है। दैट्स वाई pyridine इज यूज्ड इन थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन और डार्जन प्रोसेस। बात समझ में आ गई आपको। इसकी बात करें, ये उत्प्रेरक की तरह काम करता है। अगर इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये वाला H और ये वाला OH मिलकर H2O बाहर हो जाएगा और Cl जुड़ जाएगा, RCl बन जाएगा। और एनहाइड्रस ZnCl2 ओब्लिक HCl क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। और इसकी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ग्रो अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रो अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ग्रो अभिक्रिया। इट इज़ नॉन एज ग्रू रिएक्शन। ठीक है बच्चों। खास बात यह है कि आपका जो ये ल्यूकास अभिकर्मक है, ये आपका जो ल्यूकास अभिकर्मक है, इट इज़ यूजफुल फॉर द टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। ये आपका ल्यूकास अभिकर्मक जो है बच्चों वो प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के काम भी आता है। तो इस वाली रिएक्शंस के अंदर पहले तो आप ये लिख लीजिए। अब खास चीज़ें क्या लिखनी है आपको वो बता देता हूँ। पहले लिख लिया, स्क्रीनशॉट लिख लो, ले लो एक बार, ले लिया। अब उसके बाद में आप नोट करके लिख लेना, ये उतारने के बाद में लिखिए, नोट करके लिखिए थायोनिल क्लोराइड ब्रैकेट में लिख देंगे SOCl2। थायोनिल क्लोराइड तथा pyridine की अभिक्रिया को
डार्जन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? डार्जन अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया में पिरीडीन का प्रयोग HCl के अवशोषण हेतु किया जाता है, HCl के अवशोषण हेतु किया जाता है तथा यह एल्किल हैलाइड के निर्माण की अच्छी विधि है, एल्किल हैलाइड के निर्माण की अच्छी विधि है। लिख लिया बच्चों? आगे लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 नोट के अंदर ही लिखेंगे, निर्जल ZnCl2 तथा HCl को, निर्जल ZnCl2 तथा HCl को ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है, ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है तथा ल्यूकास अभिकर्मक की क्रिया को, तथा ल्यूकास अभिकर्मक की अभिक्रिया को ग्रो अभिक्रिया कहा जाता है, ग्रो अभिक्रिया कहा जाता है। ल्यूकास अभिकर्मक प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के काम आता है। अब इसके नीचे कुछ बनाना है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपको। पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे। लिखे भाई इंग्लिश मीडियम वालों, लिख लीजिए। नोट नंबर 1 में लिखेंगे, इन थायनिल क्लोराइड रिएक्शन और इन डार्जन प्रोसेस pyridine is used for the absorption of HCl, for the absorption of HCl. It is good method for the preparation of alkyl halide. Is that clear? और सेकेंड नोट लिख लीजिए, द रिएक्शन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 oblique HCl, the reaction of anhydrous ZnCl2 oblique HCl is known as groove reaction, is known as groove reaction, groove reaction, and the anhydrous ZnCl2 and HCl is known as Lucas reagent, is known as Lucas reagent, Lucas बोल दो, Lucas बोल दो, एक ही बात है। Lucas reagent which is useful for the differentiation of primary, secondary and tertiary alcohol. It is useful in differentiation of primary, secondary and tertiary alcohol. देखिए बच्चों क्या काम होता है बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ हम लोगों ने 3 बीकर लिए हैं, तीनों में अल्कोहल ले लिया। मान लीजिए लिख लिया मैंने 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया। 3 डिग्री अल्कोहल जानते हैं, सबको बता दिया। OH ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो 3 डिग्री होगा, ठीक है। ये हो गया मेरे पास में 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। मतलब OH ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो 2 डिग्री होगा। और ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल, ये हो गया आपका CH3CH2OH। आपने क्या किया बच्चों, इन तीनों के अंदर ल्यूकास रिएजेंट को डाला, एनहाइड्रस ZnCl2 oblique HCl को आपने तीनों में डाला, ठीक है। और डालने के बाद में अगर रिएक्शन तुरंत हो जाती है एट वंस, तो वो कहलाता है आपका 3 डिग्री, ठीक है, अल्कोहल। अगर मान लीजिए रिएक्शन होती है आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट 5 मिनट बाद, वो कहलाता है आपका 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर मान लीजिए रिएक्शन 1 से 2 घंटे बाद होती है तो वो कहलाता है आपका 1 डिग्री अल्कोहल। मतलब यूँ कह सकते हैं द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब रिएक्शन क्या होती है एक्चुअल में, क्या होता है, जैसे ल्यूकास अभिकर्मक में डालते हैं तो ये जो सॉल्यूशन होता है आपका वो टर्बिड हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? टर्बिड हो जाता है, टर्बिड, हल्का सा धुंधला हो जाता है। टर्बिड जानते हैं आप लोग? टर्बिड यूँ कह सकते हैं इसके अंदर आपको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, पानी में नींबू निचोड़ दिया, तो नींबू निचोड़ेंगे तो क्या होगा, वो उसका कलर हल्का सा धुंधला हो जाता है। या अगर आप और बिल्कुल परफेक्ट चीज़ देखना चाहते हैं तो बताऊं मैं आपको, जैसे पानी के अंदर आप कई बार ग्लिसरीन डाल दीजिए, तो ग्लिसरीन डालने के बाद जो लेयर सी नज़र आती है ना उसके अंदर, तो हल्का सा गाढ़ा हो जाता है। मतलब ट्रांसपेरेंसी जो होती है ना वाटर की, वो ख़त्म हो जाती है, आर पर दिखना कम हो जाता है, आपको नहीं दिखता है, तो उसको बोलते हैं टर्बिड हो जाता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ल्यूकास अभिकर्मक का एल्कोहल के लिए परीक्षण के लिए क्रियाविधि का क्रम लिखिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखिए, तो वो होता है आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। और 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा मिथाइल ग्रुप पाए जाते हैं। तो यूँ कह सकते हैं मोस्ट विल बी द एल्काइल ग्रुप, मोस्ट विल बी द रिएक्टिव। जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं उतना ज़्यादा वो क्रियाशील होता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने का काम आता है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों ने जो सीखा
बता देता हूँ। आज हम लोगों ने एक तो मार्कोनिकॉफ का थोड़ा सा एक्सटेंशन पढ़ा, जिसके अंदर हम लोगों ने एंटी मार्कोनिकॉफ भी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने पढ़ा कंसंट्रेट एस्ट्रोसोफोर, और कंसंट्रेट एस्ट्रोसोफोर के अंदर मैंने बताया आपको कि निर्जलीकरण करता है, साथ P2O5 भी काम में ले सकते हैं, H3PO4 भी काम में ले सकते हैं और Al2O3 भी काम में ले सकते हैं। रिमूवल ऑफ वाटर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं निर्जलीकरण या विलोपन अभिक्रिया। इसमें मैंने सेटजेफ का नियम काम में, रूल्स काम में लिया, और उसमें बताया 2 उत्पाद बन सकते हैं तो वो ज़्यादा बनता है जिसमें शेष समूह अधिक होते हैं। ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है, एग्जांपल्स बता दिए। फिर मैंने आपको एक स्पेशल केस बताया कि अगर अमाइड की रिएक्शन कराते हैं P2O5 से तो ये साइनाइड में बदल जाता है, मतलब संकरण में चेंज होता है, sp2 से वो sp संकरण में परिवर्तित हो जाता है। फिर एक बात और मैंने इसके अंदर बताई आपको कि अगर वहाँ टेम्परेचर 413 केल्विन टेम्परेचर आ जाता है बच्चों, 413 केल्विन टेम्परेचर आ जाता है, तो आपको ईथर का निर्माण करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे एल्कोहल वाला, तो एल्कोहल का निर्जलीकरण की मैकेनिज्म आपके आती है एग्जाम में, यानी बताई मैंने, वहाँ बताऊंगा आपको मैकेनिज्म क्या होती है। एक्चुअल में मैकेनिज्म को यूँ समझिए आप, आपने सुबह सुबह उठे, आपने न्यूज़पेपर खोला और न्यूज़पेपर में हेडिंग पढ़ते हो आप लोग, ATM से 5 लाख चोरी, क्या है ये, वो प्रोडक्ट बन गया, मतलब 5 लाख चले गए। अब मैकेनिज्म क्या है, अब आप देखते हैं नीचे अखबार वाले फोटो छापते हैं कि 4 लोग ATM में जा रहे हैं, 2 लोग ATM काट रहे हैं, एक आदमी नोट भर रहा है और फिर चारों लोग भाग गए, अलग अलग फोटोज़ बनाते हैं। तो क्या होता है, वो मैकेनिज्म बताते हैं कि एक्चुअल में चोरी हुई कैसे। तो इसी तरीके से ध्यान रखें कि किसी भी रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म का मतलब होता है कि रिएक्शन किस तरीके से पॉसिबल हुई, उसके 2 या 3 जो भी स्टेप होते हैं वो बताते हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ 3 स्टेप हैं निर्जलीकरण के, वो हम लोग 12th क्लास का जब सिलेबस चालू करेंगे तो उसके अंदर बताएंगे इंशाल्लाह आपको, ठीक है बच्चों। उसके बाद में फिर हम लोगों ने पढ़ाया आपको PCl3, PCl5, SOCl2 और एनहाइड्रस ZnCl2/HCl, और थायनिल क्लोराइड के अभिक्रिया को हम लोग डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। इसके अंदर pyridine का प्रयोग क्यों किया जाता है, HCl के अवशोषण हेतु। और फिर मैं बताया आपको निर्जल ZnCl2/HCl क्या कहा जाता है, ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। 2014 का क्वेश्चन है कि ल्यूकास अभिकर्मक का फॉर्मूला लिखो, बिल्कुल सिंपल करके आ गए बच्चे, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया आपको। और ल्यूकास अभिकर्मक क्या काम आता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर विभेद करने के काम आता है। बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर हो गई, ठीक है बच्चों। इसका रिविज़न करना है आपको, क्लासें रेगुलर चलती रहेंगी, रिएजेंट हम लोग आगे करेंगे ही, आपको ध्यान ये रखना है, रिवीजन साथ के साथ करना है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं। कहीं कोई डाउट आएगा तो एक आध लाइव क्लासेस भी हम लोग लेंगे। लाइव क्लास जब हम लोग लेंगे तो उसके अंदर आपके डाउट्स पूछ लिए जाएंगे और आपको डाउट क्लियर किए जाएंगे। बात समझ में आ गई बच्चों। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है टेस्ट पेपर आपके टाइम टू टाइम होते रहेंगे, उसके लिए आप करते रहें, ठीक है बच्चों। जो दोस्त आपके अभी तक कोर्स परचेज़ नहीं कर पाए हैं, काम नहीं कर पाए, उनको कह देना भाई कि पढ़ाई आपकी निकल जाए, क्या मतलब है, आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को कहते रहें ताकि उनको ये बात जो है आपका केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट उनका क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो आपकी बुक्स है उसका भी टाइम टू टाइम जो ये बताया जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ी स्टडी करती रहनी है, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई, पढ़ते रहिए, कहीं भी कोई डाउट है तो पूछते रहिए। अगली क्लास के अंदर मिलेंगे हम लोग अगले रिएजेंट के साथ, ठीक है बच्चों।